विवादा सुबह सुबह आपके सामने आते हैं। कोशिश ये रहती है कि आपको जम्मू कश्मीर की खबरों से बाखबर करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों से बाखबर करके बल्कि लद्दाख और मुल्क की दीगर अहम तरीन सूरत हाल से आपको बाखबर करें। आलमी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है। और 10 बजे तक खबरों के सफ़र को लिए चलते हैं आपके साथ साथ और आपकी बात को हुकूमत तक पहुँचाते भी हैं। यानी 9:45 के बाद का जो 10 से 12 मिनट का वक्त होता है उसमें आपकी 8 से 10 कॉल्स को लेने की हम कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज़, आपके मसाइल, आपके मुश्किलात हुकूमत की नज़र हो और हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुनते हुए आपके मुश्किलात का हल किसी न किसी तरीके से निकाले। आज खबरों का पिटारा खोलने से पहले आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ कहां कहां पर ज्वाइन करेंगे। टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप हमें देखेंगे फेसबुक के 2 ऑफिशियल पेज के साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर और यूट्यूब पर भी वक्फे वक्फे से हमारी सारी नशियात आपके सामने रहती है। उस पर जो आप कमेंट करते हैं, जो तहरीर करते हैं, वो हमारे पास ज़रूर आता है। हमारी बैक एंड टीम हमें बताती है कि कैसी क्या 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 खामियां हैं, क्या मोहब्बत आपकी है और क्या तजवीज़ें आपकी तरफ से आती है, ताकि हम हर दिन उसको कंपाइल करते हुए कोशिश करते हैं कि आपके सामने जब आएँ तो आपकी आवाज़ बनते हुए आपके सामने हम खड़े रहें। तो फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। चूँकि जनवरी की 9 तारीख है, सन 2023 है और देखते हैं कि जनवरी के 9 तारीख में माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द डे फटाफट से मेरे साथी रहमत कलीम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम जी के देखने वाले तमाम नाजरीन को रहमत कलीम का सलाम पहुँचे। आज की तारीख 9 जनवरी तारीख़ी हवालों से काफ़ी अहम है और उसी अहम तारीख़ी हवालों को, झड़कों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख 9 जनवरी को साल था 1718 जब फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। 1811 में आज ही का दिन था जब दुनिया में पहली बार ख़वातीन के गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 1873 में आज ही की तारीख थी यानी 9 जनवरी जब यूरोपीय हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं की मौत वाक़ हुई। और 1941 में आज ही का दिन था जब यूरोपीय मुल्क रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6000 यहूदियों का कत्ल कर दिया गया था। 2002 में आज ही की तारीख थी जब माइकल जैक्सन को अमेरिकन आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी से नवाजा गया। और 1945 में आज ही की तारीख हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद और सियासतदान सर छोटू राम का आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। और 1915 में आज ही का दिन था जब महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। 2005 में आज ही की तारीख थी जब महमूद अब्बास फलस्तीन के सदर मुंतखब हुए थे। तारीख से आगे बढ़ेंगे और अब बाज़ाब्ता तौर पर उस सिलसिले को शुरू करेंगे जिस सिलसिले का आपको बेसब्री से इंतजार है और वो है खबरों का सिलसिला। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं राजौरी से। और सुबह जम्मू में जिस तरह की सूरत हाल 1 जनवरी यानी नए साल के बाद पैदा हुई, डांगरी से जो जानकार खबर मिली और दर्दनाक खबर मिली, उसके बाद से जो सूरत हाल है उसमें सिक्योरिटी इंतजामिया पर जो सवालात उठे थे उसके बाद सिक्योरिटी इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही है। और अब खबर यह है कि देर रात तक के बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ ये कि सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं बल्कि सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा गया है। ताज़ा तरीन अपडेट ये मिल रहे हैं कि नए बंकर बनाए गए हैं सरहदी इलाकों में और साथ ही साथ यौम जमहूरिया चूंकि बहुत ही करीब है और उसका भी ख्याल रखते हुए जो तैयारियां हैं वो तैयारियां चल रही है और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। तो डांगरी वाक़े के बाद राजौरी में सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा गया है और बीएसएफ को असर नौ एक बार फिर से जदीद आलात से लैस करने की कोशिश की गई है। कई मकामात पर नई बंकर बनाने की खबर मिली है, नई बंकर की तामीर की खबर है और रात भर गाड़ियों समेत इलाकों में भी तलाशी कार्रवाई चल रही है। हाई अलर्ट पर पूरा खित्ता यूनियन टेरिटरी को कर दिया गया है। यौम जमहूरिया की तकरीब है, लेकिन उससे पहले जब आप राजौरी वाले इंसिडेंट को देखते हैं तो ये सरहदी वाली पट्टी जो राजौरी पुंछ का इलाका है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मजीद दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। रात भर सिक्योरिटी अलर्ट रहती है और कल ही हमने देखा कि किस तरीके से बारूदी मवाद को भी ज़ाया कर दिया बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने। और जब उन्हें इतला मिली कि किस तरीके से वहाँ पर वो हथियार रखा गया था, जमशीद मलिक ने रात देर गए पूरी सूरत हाल का जायजा लिया और शहर के बाहर कैसे सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं एक रिपोर्ट उनकी है। फटाफट से पहले जरा उस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। 1
जनवरी को हुए हमले के बाद राजौरी के चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें राजौरी के गिरद और नवाज से सामने आ रही हैं। इस वक्त हम बेला पुल पे खड़े हैं, जहां हमको आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के एहलकार गाड़ी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक कर रहे हैं। और कई अरसे बाद दोबारा देखा गया कि राजौरी के अंदर जो भी गाड़ी गुजरती है उस गाड़ी का नंबर भी इंटर किया जाता है। आज से 10 से 15 साल पहले इस तरह के मंजर देखे जाते थे, जहां आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ उनके नंबर नोट किए जाते थे। और दोबारा वैसे ही मंजर राजौरी के अंदर नजर आने लगे हैं, क्योंकि राजौरी के ढांगरी इलाके में 1 जनवरी को एक हमला होता है, जिस हमले में 7 लोग इस वक्त तक अपनी जानें गंवा बैठे हैं। उसके बाद देर शाम को राजौरी के बुद्दल इलाके में एक आईडी निस्ब की गई थी, जिसको बाद में नकारा कर दिया गया। उसके साथ राजौरी की जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी के राजल के पास एक खातून की तरफ से कुछ मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद वहां भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। यह है राजौरी का मंजर, राजौरी के बेला पुल के पास, जो बिल्कुल पुराने शहर को नए शहर के साथ जोड़ता है। और यहाँ के आपको ये मंजर देख सकते होंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ साथ सीआरपीएफ के एहलकार भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों के बाद राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। चाहे राजौरी के अंदर आने वाले रास्ते हो या बाहर जाने वाले रास्ते हो, इनमें सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। राजौरी के ढांगरी इलाके में 1 जनवरी को हुए हमले के बाद राजौरी के अंदर काफ़ी दहशत फैली हुई, और दहशत के चलते लोगों की तरफ से लगातार कई जगह से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों का सिलसिला भी जारी है। और लोगों की खबरों के साथ ही उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। देर शाम को राजौरी के बुद्दल के डंडोर इलाके में सड़क के किनारे एक आईडी निस्ब की गई थी, जिसको बाद में नकारा कर दिया गया। और आईडी के साथ साथ राजौरी के राजल इलाके से भी इसी तरह की खबर आई थी, जहां आप देख रहे थे कि जमशेद मलिक जिन्होंने रात देर गए इलाके का मुआयना लिया और क्या कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल है, किस तरीके से इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि अकलियती वाले इलाकों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे और उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो बहाल रहे। इस सिलसिले में लगातार कोशिशें जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से की जा रही हैं। तस्वीरें रात देर गए से आज सुबह तक की है, जो हम आपके टेलीविज़न चैनल पर दिखा रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। हुकूमत का एक और फैसला भी आया है और नए तालीमी पॉलिसी को लेकर एक और काम किया जा रहा है, क्योंकि नई तालीमी पॉलिसी का इतलाक पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है और अब इसमें एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के साथ ही अब यह फैसला लिया गया है कि स्कूल क्लस्टरों को बनाया जाएगा अक्रॉस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के, ताकि एक बेहतर रिसोर्स जनरेट किया जा सके, शेयरिंग उसकी हो सके। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इससे माना जा रहा है कि एकेडमिक इम्प्रूवमेंट भी होगी और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मजीद जनरेट करने में मदद मिलेगी। नई तालीमी पॉलिसी के इतलाक के साथ ही इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि स्कूलों को अब अगर इस माली साल से आगे अपग्रेड करना हो, यानी प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई, हाई से हायर सेकेंडरी करना हो, तो उसके लिए सरकार ने एक इंडेक्स तैयार किया है जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम दिया गया है। और कहा गया कि अब जितनी भी अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स होंगी, स्कूल्स टू बी अपग्रेडेड एज पर परफॉर्म इंडेक्स, यानी जो सरकारी तौर पर इंडेक्स बनाया गया है, चार्ट एक बनाया गया है, डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाई गई है। अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है तभी जाकर अब सरकारी स्कूलों के अंदर आप उनकी दर्जा बढ़ा सकते हैं, उन्हें और कुछ वहां पर देख सकते हैं। एक मेजर इनिशिएटिव है जी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। रिबूस्ट और लिंकेज के बीच में यह कहा जा रहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स तालीम के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक ही छत के नीचे लाना, उनकी खिदमात को अच्छे तरीके से लेना और बुनियादी सतह पर उसके फ़ायदे बेहतर हो, उस हवाले से एक और कदम जो है वो लिया गया है। और ये सब कुछ तब लिया गया जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुका है और उसी की एक शिक के तहत चैप्टर 7 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसके तहत ये फैसला लिया गया कि अब परफॉर्मेंस इंडेक्स को कॉन्सेप्ट जो है वो स्कूलों के अंदर लाया जाएगा, क्लस्टरों को बनाया जाएगा। और जो कुठारी कमीशन की रिपोर्ट थी जिसका इतलाक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
इसमें भी हुआ है उसकी मिन्नो अन अमल दरामद हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। स्कूल कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनाइज ये ग्रुप एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, टेक्निकल स्कूल्स हैं या दीगर स्कूल्स हैं, इन्हीं का एक क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल किए जा सके। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि जनाब इसमें जो हमने टूल्स रखे हैं वो क्या क्या है जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का कितना इस्तेमाल हो रहा है जी, वर्चुअल क्लासेस के लिए क्या कुछ काम किया गया है, एजुकेट रिसोर्सेज और शेयर जो है हमारे पास वो क्या है, लाइब्रेरी, साइंस लेबोरेटरी, स्किल लेबोरेटरी, प्ले ग्राउंड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और दीगर चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी है, यानी एक स्कूल के अंदर क्या ये सारी चीज़ें हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें पैरामीटर जो है वो फ्रेम अप किए गए हैं सरकार की तरफ से। मजीद ये जो एजुकेशन पॉलिसी का चैप्टर 7 का इंक्लूजन किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हम जी क्लस्टर्स बनाएंगे, ये है क्या? मजीद इस खबर को समझने के लिए सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत हर दिन एक नए कदम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और अब खबर यह है कि तालीम के शोबे में भी मजीद बेहतरी और मजीद शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इस तरीके के इकदाम उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ खबर है आपके पास? बिल्कुल गौहर, अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी पहल है जिसमें सस्ती और मयारी तालीम जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो ताल्लुकात या मजबूत रवाबित को यकीनी बनाने के लिए ये एक बड़ी पहल है जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की उसके दफात के मुताबिक जो है जो जम्मू कश्मीर की यूटी लाइव नहीं आ रहा है एजुकेशन है या इसमें सेकेंडरी सतह के या हाई स्कूल तालीमी इदारे हैं वहां पर इसकी बुनियादी दोबारा से कोशिश करेंगे कि हिलाल हांजुरी के साथ हमारा राब्ता हो सके और लगातार जो वॉइस ब्रेक आ रही है इसकी वजह से हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन अभी की जो अहम और बड़ी खबर है वो यही है कि महकमा तालीम के अंदर भी मज़ीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ये इक़दाम तब उठाए जा रहे हैं जब मुल्क के अंदर जिस तरीके से पहले ही एजुकेशन पॉलिसी 2020 का निफाज अमल में लाया गया था, मुख्तलिफ रियासतें अपने अपने तरीके से उस पर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये फैसला लिया है कि एक ही छत के नीचे तमाम तर मामलात को लाया जाए ताकि मजीद बेहतरी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। हिलाल मेरे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा जल्दी से कि क्या कुछ इसमें बड़ी खबर है। कोशिश कर रहे हैं हम क्या हिलाल के साथ राब्ता करके जो मज़ीद खबर है इसको जान सके। लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जो बड़ा फ़ैसला लिया है वो यही है कि किस तरीके से हम मज़ीद तालीम को बेहतर बनाकर कि जम्मू कश्मीर में नई तालीमी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ मजीद इसमें तालीमी पॉलिसी के हवाले से जो इतलाक हो रहा है, क्या कुछ खबर है इसमें? हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? अपडेट कीजिएगा क्या कुछ तालीमी पॉलिसी के इतलाक के हवाले से है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। चूंकि आवाज़ ब्रेक हो रही है इसलिए हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। कोशिश करूंगा कि शाम को इस पर मज़ीद बात कर सके 5 के 5 में। फ़िलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा मौसम के मिजाज की भी करते हैं और मौसम का मिजाज बदला सा इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का मौसम का मिजाज आज पूरे दिन बदला हुआ है। इस बीच खबर यह है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो बालाई इलाकों के अंदर हुई है।
8 से 13 तारीख तक मरहलावार तरीके से 2 पेशन गोइयां जो है वो कर दी गई हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर 12 और 13 तारीख को एक बार फिर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन कल जो रात देर गए से हम हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी देख रहे थे, उसके बाद सूरत हाल ये है कि घना कोहरा आज एंटायर नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और ये घने कोहरे की वजह से जहां कल भी हमने देखा कि जम्मू के अंदर जो फ्लाइट शेड्यूल था वो काफ़ी मुतासिर रहा, तकरीबन 3 से 4 परवाजें जो हैं वो डिले हुई हैं और दर्जन भर गाड़ियां जो हैं ट्रेन पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनके आने में भी काफ़ी ताख़ीर जो है वो हुई है। ताहम उम्मीदें लगाई जा रही है कि आज बाद दोपहर के बाद जम्मू कश्मीर के मौसम में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो दिख सकती है। 8 से 9 और 9 से 13 जनवरी को 2 मरहला में बर्फबारी की पेशन गोई कर दी गई है। कहीं हल्की हल्की और कहीं दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी और कल जो बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों के अंदर, उसकी वजह से बालाई इलाकों के रास्ते जो हैं वहां पर फिसलन है और कई रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। सूबाई और जिला इंतजामिया के मुश्तरका ऐलान के बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह की गुलमर्ग की और कल पूरे दिन की गुलमर्ग की, जहां पर सयाह लुत्फानंदोज हो रहे थे। हल्की बर्फबारी 3 से 4 इंच या 5 इंच की बर्फबारी के बाद जिस तरीके से सयाह कोशिश कर रहे हैं कि इसका लुत्फ उठाया जाए और जो स्कीयर्स वहां पर ट्रेनिंग के लिए गए हैं, कोर्सेज के लिए गए हैं, वो अपने अंदाज से जो है वो लुत्फानंदोज होने की कोशिश। ये तस्वीर गुलमर्ग की है। टॉप पे वो आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके सब्ज, ये जो सब्ज सोना वहां दिख रहा था, अब वो सफेद चादर वहां पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पड़ चुकी है। नॉर्दर्न रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक लगातार जो फॉगी मौसम है, जिस तरीके से धुंध इस वक्त है, उसमें नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी तक 400 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो मुतासिर हुई हैं। 335 ट्रेनें लगभग डिले चल रही है। 80 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। 31 ट्रेनें जो है वो डाइवर्ट कर दी गई हैं और 33 ट्रेनें जो है वो शॉर्ट टर्मिनल पर इस वक्त रोक दी गई हैं। ये सूरत हाल है और ये तस्वीरें दिल्ली समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और साथ साथ उत्तर प्रदेश की आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के हवाई सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी आज की खबर जो है वो बिल्कुल राहत भरी नहीं है। कल जिस तरीके से विजिबिलिटी काफ़ी कमज़ोर थी, आज भी विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 मीटर के दरमियान है, जिसकी वजह से सुबह अक्सर फ्लाइटें या तो डिले कर दी गई हैं या कैंसिल कर दी गई हैं और उसकी वजह से कियोस कन्फ्यूजन जो है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी साफ नज़र आ रहा था। वादी कश्मीर के एयरपोर्ट से ये खबर है कि अगर दिल्ली से परवाज ने टाइम पर उड़ान भरी तो श्रीनगर वो टाइम पर ही जो है वो लैंड भी हो सकती है, क्योंकि मतला अबरालूद ज़रूर है। धुंध का उतना ज़्यादा असर नहीं है कि विजिबिलिटी को क्रॉस कट किया जाए, लेकिन फिर भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे साथ इशफाक ज्वाइन करेंगे जी गुलमर्ग से। बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बर्फबारी के बाद आज का दिन किस तरीके का है, क्योंकि महकमे मौसमियात की लगातार पेशन गोई जो है वो ये है कि आज से 13 तारीख तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है और कई इलाकों के अंदर भारी बर्फबारी, यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी का इम्कान है। आप गुलमर्ग की वादियों के अंदर खड़े हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल दौर से अगर महकमा मौसमियात की बात करेंगे, महकमा मौसमियात ने पहले ही कहा था कि वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो बालाई इलाके हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन सयाती गुलमर्ग की अगर बात करें, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर दौरान शब जो है बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के चलते यहाँ पर 2 इंच बर्फबारी जो है अभी रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और जो बाहर से सैयाह आ रहे हैं वो इस बर्फबारी का काफी लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार जो है अच्छी खासी बर्फबारी होगी और कहीं ना कहीं जो है उन्हें सर्दी से निजात मिलेगा। उस तरह की बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन अभी जो मौसम में एक बार फिर तब्दीली हुई है, अभी बर्फबारी जो है हो रही है और सैयाह भी जो है बर्फबारी का खूब कह रहे हैं। क्या महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जिस तरह से हमने बर्फबारी देखी, इंतज़ामिया जो मकामी इंतज़ामिया है, क्या उनकी तैयारियां थी जिससे आम आवाम को आमतौर से हमने देखा है कि ऐसे सीज़न में जब भी बर्फबारी होती है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है? क्या इंतज़ामिया पहले से मुतारिक थी, पहले से तैयार थी? अवामी सतह पर क्या कुछ रद्द अमल सामने आया?
देखिए रहमत जी, जिस तरह से अभी अगर हम सयाजी का गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर तो अभी सारा फोकस जो है वो सयाहों के ऊपर होता है, क्योंकि अगर बाहर से सयाह जो वारिद होते हैं तो वो गुलमर्ग की तरफ आते हैं, चाहे पहलगाम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ की इंतजाम का फोकस पहले होता है कि वो नेशनल हाईवे जो नारगल से गुलमर्ग तक जा रहा है तो उस पर पहले फोकस होता है, उस रास्ते पे उनकी निगरानी होती है। वही अगर जहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी होती तो तब जाके यहाँ पर मकामी लोग जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर सड़कों का क्या हाल होता है, जो हमने पिछले साल देखा था। अभी उस तरह की बर्फबारी यहाँ मैदानी इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन इंतजाम में भी चंद रोज पहले जो है यहाँ पर एक मीटिंग ली है और सड़कों के हवाले से उन्हें जायजा मीटिंग लिखी है। जब बर्फबारी होती है तो बिजली, पानी और सड़कें जो है ये पूरी तरह से जो सुविधा है लोगों को फराहम की जानी चाहिए, लेकिन उस तरह की जो यहाँ पर जो पहल की जाती थे वो अभी हमें नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि यहाँ पर बर्फबारी हुई तो इंतजाम में जो हरकत में आई, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर अगर हम इस रास्ते की बात करें, अभी रास्ता तो खुला है लेकिन जिस तरह के इंतजाम करने थे उस तरह के इंतजाम जो है अभी नजर नहीं आ रहे। इशफाक, ये तो रास्ते की बात है क्योंकि 2-2.5 इंच बर्फ पड़ती है, वो तो ऑटोमेटिकली खुद ही पिघल जाती है जब गाड़ियों का चलने का सिलसिला बढ़ता है। लेकिन जब मैं गुलमर्ग की बात करूं और स्पेशली उस एरिया की बात करूं जो स्कीइंग जोन्स हैं हमारे, जहां पर हमारे स्कीयर जाते हैं और खिलाड़ी जाकर अपना खेल खेलते हैं वहां पर और तैयारियां भी हो रही हैं, तो उस बेल्ट में अभी तक कितनी बर्फ पड़ी है और कितना रश वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले सालों के अंदर दिसंबर के महीने में ये सिलसिला चलता था आखिरी हफ्ते में और ये एंड ऑफ द फरवरी तक भी रहता था। क्या उसी तरीके की गहमा गहमी, उसी तरीके का जोश आम लोगों और खिलाड़ियों के अंदर है, या बर्फ न पड़ने की वजह से मुश्किलों का भी जो है वहां पर देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों को? जी गौर साहब, अगर हम सयाजी का गुलमर्ग में यहाँ पर विंटर गेम्स के हवाले से बात करें, विंटर गेम्स के हवाले से जो जोश खिलाड़ियों में है वो तो उनकी बात बराबर है, क्योंकि अगर हम अपर रोड की बात करें वहां पर अभी भी स्कीइंग के मुख्तलिफ कोर्स कराए जा रहे हैं, चाहे हम यूथ सेक्शन सपोर्ट की बात करें या दूसरे जो यहाँ पर लोकल लेवल पे कोर्सेज किए जा रहे हैं वो तो वहां पर गुलमर्ग के अपर पे हो रहे हैं, लेकिन जो बाउल में जो कोर्सेज हो रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर खेलो इंडिया की बात करें या मकामी तौर पर यहाँ पर जो कोर्स किए जाते हैं यूथ सर्विस के सपोर्ट की तरफ से, उस तरह के कोर्सेज यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है और ना ही यहाँ पर अभी कोई इस हवाले से कोई हाथमी फैसला लिया गया कि क्या इस बर्फबारी पे जो है ये जो बर्फ जमी हुई है अभी 3 इंच के करीब तो कल भी बर्फबारी हुई है, कुल मिला के अभी 2 फुट बर्फ जो है वो गुलमर्ग में है, लेकिन इस पे क्या स्कीइंग हो सकती है नहीं हो सकती है इस पे अभी हाथमी फैसला कोई नहीं लिया गया। लेकिन हम जहां तक इस बर्फबारी का ताल्लुक है, इस बर्फबारी के चलते अगर गुलमर्ग के अफरोड के पहाड़ी पर ये स्कीइंग कोर्स किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सयाहत के साथ साथ जो सयाहत से वापस लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस बार हमने सुना है कि जो कल ही हमने बात की जहाँ के जो स्की एक्सपर्ट्स है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अगरचे सयाहती मुकाम गुलमर्ग इंटरनेशनल पे लेवल तक भी ये मशहूर है, लेकिन यहाँ के स्की स्लोप जो फिस यहाँ पर जो रेसिंग की जाती है उसमें अभी तक यहाँ के स्लोप जो है रिकॉग्नाइजर नहीं है। अगर ये स्लोप यहाँ के गुलमर्ग के स्लोप रिकॉग्नाइज होते तो यहाँ न सिर्फ यहाँ के नौजवानों को बल्कि जो बाहर से यहाँ पर खिलाड़ी आते उनको भी काफी यहाँ पर एक तो मजा आता और दूसरे साथ साथ में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज भी कराए जा सकते थे। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, इशफाक। गुलमर्ग से अपडेट करने के लिए कहीं पर हल्की और कहीं पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है और ये जो पहले मरहले में ज़मीनी और ट्रांसपोर्ट और दूसरे मरहले में ज़मीनी और फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट में खलल का इम्कान है, यानी 8, 9 और 12 और 13 तारीख को ये जो 2 एडवाइजरियाँ जारी की गई है इसमें साफ कर दिया गया है कि जनाब इस तरीके की बर्फबारी हो सकेगी कि ज़मीनी ट्रांसपोर्ट मुतासिर होगा, यानी हाईवेज़ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और इंटरनल रोड्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। और दूसरे मरहले में जब 12 और 13 तारीख को बर्फबारी पड़ेगी तो उससे ज़मीनी राब्ता भी कट सकता है और फ़िज़ाई राब्ता भी कट सकता है, यानी काफ़ी बर्फबारी की उम्मीद जो है वो 12 और 13 जनवरी को लगाई जा रही है महकमे मौसमियात की तरफ से। फिलहाल इससे क्या हुआ है कि मतला बर आलूद रहने के बायस पूरी वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में ठहराव सा आ गया है और ये जो ठंड का असर है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। माइनस टेम्परेचर कई इलाकों के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, चाहे वो गुलमर्ग का इलाका हो, पहलगाम का हो, सोनमर्ग हो और इसी तरीके से दीगर मकामात हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब बर्फबारी होगी, उससे थोड़ी सी राहत वादी कश्मीर के लोगों को मिल सकती है। आज सुबह की ताज़ा तस्वीरें गुलमर्ग के अपर व्यू से आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले इशफाक ने हम तक पहुंचाई है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जब सरमा की हो रही है,
ठंड की हो रही है, तो इस ठंड के दौरान आग की वारदातें भी बढ़ रही हैं। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता साल जब 2022 को हम देख रहे थे तो कई आग की वारदातें सामने आई हैं और कमोबेश 2500 इंसिडेंट्स यानी 2500 वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं ऑफिशियली, जो घाटी के अंदर हुई है, वादी के अंदर हुई है। और इसमें 1700 के करीब स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुए हैं साल 2022 में, और तकरीबन 37 लोगों की मौत भी वाक़या हुई है आग की वारदातों के अंदर। श्रीनगर शहर, श्रीनगर के अंदर जो रिकॉर्डेड है वो 560 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दरमियान। और यहां श्रीनगर की अगर हम सिर्फ बात करें तो 414 स्ट्रक्चर्स, जिनमें 33 दुकानें और 13 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो बुरी तरह से मुतासिर हुए थे आग की वारदातों के दौरान। अब मैं जब ये आग की वारदातें आपके सामने रखूंगा तो इसके पीछे एक मकसद है आपको बाखबर कराने के हवाले से। 414 स्ट्रक्चर्स और 33 दुकानें और 13 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डैमेज हुए थे जी। इस तरीके के भी डिटेल जो है वो सरकार के पास है। और जब हम श्रीनगर की बात करेंगे तो 5 लोगों की मौत भी हुई थी इन आग की वारदातों में। 3 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी भी हुए, जिनका इलाज मुआवजा अभी भी चल रहा है। 14 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई और 60 के करीब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगाए गए थे उनमें भी आग लगी और वो भी जनाब धुआं हो गए। अब श्रीनगर के बाद हमारा पास का इलाका है जी बड़गाम, छोटा सा इलाका है लेकिन श्रीनगर के पास है। 219 इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए, 112 स्ट्रक्चर वहां पर जले, 10 दुकानें, 12 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आग की नजर हुए, 6 गाड़ियां जली और 15 ट्रांसफार्मर भी आग की नजर हुए बड़गाम के छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अनंतनाग, साउथ कश्मीर, 271 इंसिडेंट्स हुए, 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग जख्मी हुए और इस दौरान 219 स्ट्रक्चरों को नुकसान पहुंचा, 40 से ज्यादा दुकानें जली, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जले, 4 गाड़ियां जली और 12 इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान पहुंचा है। सरहदी जिला कुपवारा में एक डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी थोड़ी करके आपके सामने खाका सिर्फ खींच रहा हूं। जब आप 2022 के आंकड़ों को देखते तो 228 इंसिडेंट्स वहां पर हुए, 4 लोगों की मौत हुई, 7 लोग जख्मी हुए, 221 स्ट्रक्चरों को डैमेज हुआ, 84 दुकान जले, 6 व्हीकल्स जली और यहां पर भी 20 के करीब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा। पुलवामा बिल्कुल पास 219 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं जी, 6 लोगों की मौत वहां पर हुई, 111 स्ट्रक्चर जले, 27 दुकानें जली, 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसके नजर हुई, 4 गाड़ियां जली और 9 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर यानी जिससे बिजली इलाके को मिलती थी वो भी जनाब खाकिस्तर हुए। और इसी तरीके से शुपिया में 94 इंसिडेंट्स हुए हैं, कुलगाम में 145 इंसिडेंट हुए हैं, बांडीपोरा में 163 इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों की भी मौत हुई है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट्स से बात करते हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें से अक्सर आग की वारदातें जो है वो अय्याम सर्दी शुरू होने के साथ साथ हुई है, यानी नवंबर दिसंबर के बीच में हुई है और कुछ चीजें जो है वो मिड ऑफ द ईयर 2023 में भी 22 में भी हुई है। 2 चीजें एक्सपर्ट्स का मानना, एक ये कि बिजली के गैजेट्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो काफी ज्यादा लापरवाही का एहतमाम किया जाता है, जिसकी वजह से आग की सबसे ज्यादा वारदातें हुई हैं। दूसरा, अय्याम सर्दी के दौरान गैस हीटर्स और बुखारियों का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है इलाका और फिर जब हम आग को बचाने के लिए जाते हैं तो मकामी आबादी अपने तरीके से उसको बुझाने की कोशिश करती है। हमसे जो फायर टेंडर के जो लोग होते हैं उनसे वो पाइपें ली जाती है, जिसकी वजह से टेक्निकली आग बुझाने में काफ़ी परेशानियां और दुश्वारियां होती है। तीसरा ये कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रेस्क्यू किया जाए लोगों को जो अंदर फंसे हैं, उसमें भी आम लोगों की एक बड़ी तादाद वहां रहती है जो उस प्रोसेस को चलाने में हिंड्रेंस पैदा करती है, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी होती है। इसलिए ये 2-4 चीजें आपने बड़ी एहतियात के साथ करनी है। आग लगी तो तुरंत के तुरंत आपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना है, खुद घर से बाहर आना है और कोशिश करना है कि आसपास के जो घर है वहां से भी लोगों को पहले बाहर निकाला जाए ताकि जानी नुकसान ना हो। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का आप जब इस्तेमाल करें तो बड़ा जांच कर करें, देख कर करें और अगर छोटी सी भी आपको कहीं पर कोताही नजर आती है उसको पूरी से बेहतर ठीक करें ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स 2023 में देखने को ना मिले।
अक्सर वारदातें जो गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान या उससे पहले भी हमने देखी, सबसे बड़ी बात जो सामने आई, चाहे जम्मू सूबा हो, कश्मीर सूबा हो, कि किसी न किसी तरीके से बिजली का शॉर्ट सर्किट या फिर गैस बुखारी एक मेन रोल प्ले कर रही है इन आगों के पीछे। तो इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा बरतिएगा, ये बड़ी अहम बात है। चलिए जनाब, अब जरा आग की वारदातों के बाद बात जरा सरहद की करते हैं, और सरहद की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 2022 में हमने जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई चीजें जम्मू के अंदर देखी है। जेर जमीन टनल्स, जिनका एक सिरा भारत के अंदर और दूसरा सिरा शायद पाकिस्तान के अंदर निकल रहा था, इस तरीके की खबरें आई। और उसके बाद सरहदी हिफाजती फोर्स, जिसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, वो काफी मुतहरिक दिखी। आर्मी इंटेलिजेंस काफी मुतहरिक दिखी। पुलिस ने अपने तरीके से अपने तंत्र को मजबूत किया। लेकिन अब की खबर जो है वो ये है कि बीएसएफ ड्रोन के जरिए से, रडार के जरिए से अब टनल्स पर नजर रखेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के हवाले से बड़ी खबर कि बीएसएफ ने डिप्लॉय कर दिया है जी ड्रोन माउंटेड राडार्स, जो इस पूरे मामले को देखा करेंगी। और ये नए गैजेट जो यूज किए गए हैं, ये मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट का एक वो ख्वाब है जो पिछले कई सालों से देखा जा रहा था। इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया गैजेट है, और इससे ये देखने को मिलेगा कि ये जो टनलिंग का सिलसिला है, इससे बर वक्त पता लगेगा जी कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है। बीएसएफ ने गुज़श्ता साल तकरीबन 5 अंडरग्राउंड टनल्स निकाली थी, जो तकरीबन 192 किलोमीटर की लंबी थी जम्मू फ्रंटियर के अंदर। और जम्मू फ्रंटियर की जब मैं बात करता हूं तो ये सीधे सीधे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये पिछले 3 साल के दौरान लगातार इस तरीके की इंसिडेंट्स आई कि एक के बाद एक टनल जो है वो देखने को मिली है। और उस पर नजर रखने के लिए अब सरकारी तौर पर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने और मरकजी हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि एंटी टनलिंग सर्विलेंस टीम जो बीएसएफ की है, वो रिमोट कंट्रोल के जरिए से, ड्रोन्स के जरिए से इन पूरे मामला पर नजर रखेगी। और फ्लाइंग राडार्स को पर भी गहरी नजर रखने की बात रखी जा रही है। ना एक राडारों पर भी नजर रखी जाएगी, ड्रोन पर भी नजर रखी जाएगी। मजीद जदीद आलात बीएसएफ को दे दिए गए हैं, जिन्हें तैनात कर दिया गया है जी इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू पर। चलिए जी, रक्षा विशेषज्ञ यानी डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. सोडी साहब मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सोडी साहब बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। हमारे से बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ये है क्योंकि जब हम भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स की बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो ऑलमोस्ट हाई अलर्ट पर रहता है। अभी तक सिर्फ दरअंदाजी की कोशिशें हो रही थी, इन्फिल्ट्रेशन की बातें हो रही थी। अब ड्रोन के जरिए से हथियार भी गिर रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने देखा कि टनलिंग के जरिए से भी जो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश और दीगर तरह की कोशिशें हैं, मंशियात की कोशिशें, वो करवाई गई। इस बार जो बीएसएफ का ये नया प्लान है, इस प्लान को जो एग्जीक्यूट किया गया, कितना बेहतर ये है और किस तरीके से ये फायदेमंद होगा इन सभी चीजों को रोकने के लिए? सोडी साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी साहब के साथ राब्ता हो सके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और इस तरीके की खबरें जब सामने आती है तो ये लगातार अलर्ट पर जाता है, चाहे सांबा का बेल्ट हो, कठुआ का बेल्ट हो और आसपास के इलाके हो, हीरानगर वाला बेल्ट हो, तो वहां पर बीएसएफ का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। और इस तरीके की टनलिंग के बाद ये सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। यार मैं एडलिप क्या करूँ? सरहदी सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से पहली बार ड्रोन पर लगे रडार नस्ब किए गए हैं ताकि जम्मू में हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगों की मौजूदगी की जांच की जा सके। इसी महाज पर देसी साख्ता तकनीकी गैजेट को हाल ही में फोर्स के जरिए ज़मीन के नीचे सुरंग का पता लगाने की मशक के एक हिस्से के तौर पर अमल में लाया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी दहशतगर्द हिंदुस्तानी इलाके में घुसने और जम्मू कश्मीर में हमला करने के काबिल न हो, या मुल्क का कोई और मकाम ही क्यों न हो। उन ढांचों को मंशियात, असला और गोला बारूद की स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है।
बीएसएफ ने पिछले 3 सालों में जम्मू में तकरीबन 192 किलोमीटर में कम से कम 5 जेर जमीन सुरंगों का पता लगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जी सोडी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सोडी साहब मोस्ट वेलकम जी, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। ये जो बीएसएफ ने लेटेस्ट गैजेट्स इक्विपमेंट्स का ऐलान किया कि हम जी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू का है स्पेशली, इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें हम 2022 में देखे। एक तो ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, हथियारों का, फिर ड्रग्स का लाने का, और ये जो टनलिंग का सिलसिला था ये भी 2022 में हमने देखा बहुत ज़्यादा था। अब इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कुछ इंडिजिनियस टेक्निक्स, कुछ नई चीज़ें लाई जा रही हैं। आपकी नज़र में कितना बड़ा डिसीजन ये है और कितना फायदा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल सकता है इन इक्विपमेंट्स के आने के बाद? जय हिंद विश्वास जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जब तक हम आधुनिक तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आतंकवाद खत्म होना, इन्फिल्ट्रेशन खत्म होना बिल्कुल मुश्किल है। हमने देखा जब से धारा 370 को हटाया गया 2019 में जम्मू कश्मीर में, तब से आतंकवादी घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और यही कारण है कि अब समय आ चुका है इसको पूरी तरह से खत्म करने का, और खत्म करने के लिए सबसे बड़ा एक जो तरीका है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये फैसला लिया है, इससे इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक रोक दी जाएगी। हमें पहले ही सूचना मिल जाएगी कि इन्फिल्ट्रेशन कब और कहां से होने वाली है। अच्छा, ये जो ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड पेनिट्रेटेड राडार सिस्टम लगाया जाएगा, और ये इंडिजीनियस है जी, हमने खुद बनाया है इसको और इसको डिप्लॉय कर दिया गया है फ्रंटियर पर। अगरचे डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल्स है, इसको ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन क्या हम ये माने कि अब ये जो नई हम नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं कि ये जो अंडरग्राउंड टनलिंग का सिलसिला चल रहा था अब ये रुकेगा और 2023 में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बीएसएफ के पास मजीद इक्विपमेंट्स आ चुके हैं? बिल्कुल विश्वास जी, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है अब आईबी पे, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में बना हुआ है। तो पहली बात तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन भारत में ने खुद बनाया, और अब उसे हमारे जो सुरक्षा बल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सही कहा कि 2023 में जो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि ये ड्रोन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मदद करेगा ऐसी गतिविधियों का पहले से पता लगाने के लिए और उसे टाइम पे रोकने के लिए, ताकि कोई भी आतंकवादी उस पार से भारत के अंदर में ना घुस पाए। बहुत शुक्रिया जी कर्नल जय संधू साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि कितना फायदा बीएसएफ को इससे मिल सकता है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी करते हैं, जहां पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आपको याद होगा कि हाई पावर कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था, और उस हाई पावर कमेटी के बनते बनते ही 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जम्मू के अंदर, जिसके बाद डिटेल्स हमने आपके सामने रखते हुए ये साफ कर दिया था दोनों लीडर्स ने कि जनाब हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक जब तक हमारे बुनियादी उसूलों को नहीं माना जाएगा, बुनियादी पॉइंट को नहीं माना जाएगा। लेकिन अब एक और बड़ा बयान जो इस वक्त सामने आया है, ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर की तरफ से बयान सामने आया है, और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के बयान के सामने आने के बाद इसे एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है जी, उस पार्ट को लेकर जो कोशिश मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई थी। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर और साबिक वजीर ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रिंग दोरजे साहब का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने 2-3 चीजें काफी क्लियर कर दी है कि ये कि माजी में जो रियासत हुआ करती थी, आज के दौर को 2019 के बाद जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, जब उसका मुकाबला, जब उसका तवाजुन, जब उसको तरतीब में देखते हैं और उसके सामने साबिका हिस्ट्री को रखते हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहना बेहतर था बमिसले इसके कि हम अलहदा यूटी बनते। यहाँ पर ही दोरजे साहब नहीं रुके हैं, बल्कि नित्यानंद राय साहब जिस हाई पावर कमेटी को हेड कर रहे हैं उस पर भी काफी सवाल उठाते हुए साफ कर दिया है कि बुनियादी मामलों पर गुफ्तगू न करके उन फरोई मसाइलों को उठाया जा रहा है जिसका सरोकार किसी भी तरीके से लद्दाख की आवाम के साथ नहीं है। याद रखिएगा, एपेक्स
लद्दाख और उसके साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल, इन्होंने यूनानिमसली इस बात का फैसला लिया था कि ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी इसके साथ जनाब कोई राब्ता तब तक नहीं होगा जब स्टेटहुड टू लद्दाख, स्पेशल स्टेटस अंडर 6 शेड्यूल और दीगर चीजें नहीं रखी जाती हैं, तब तक ये मामला जो है वो इसी तरीके से इल्तिवा में रहेगा। हाई पावर कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उस बीच दोरजे साहब का बड़ा बयान भी सामने आया है। यार इसका वीडियो लद्दाख से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। लद्दाख इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इसाक, पहले हम देख रहे थे कि एपेक्स, उसके बाद केडीए और अब दोरजे साहब जो एक सीनियर लीडर माने जा रहे हैं एंटायर लद्दाख आईटी यूनियन टेरिटरी के अंदर, काफ़ी कदावर नेता हैं, उनका बयान, इसको हम कैसे देखें और कितना इसे हम ये माने कि ये बयान जो है ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ को टच कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना कि जनाब हम माजी की याद को जब ताज़ा करते हैं तो बेहतर यही था कि हम जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा बनते। जी, आप जिस तरह से हाई पावर कमेटी की गठन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया, उसके बाद से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से उस मीटिंग में फिलहाल भाग लेने से उन्होंने सरासर इनकार किया। इसके बाद से लद्दाख के अंदर अब 2 वॉइसेस बन रहे हैं। एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हाई पावर कमेटी को बहुत सारे जो लोग हैं वो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें खासकर एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हैं, वो इस जो है हाई पावर कमेटी को तब तक मीटिंग में नहीं जाएंगे जब तक जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर मीटिंग के लिए बुलाया ना जाए और जो बंदे हैं, जिन लोगों को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इस बीच जो खासकर वर्ड ऑफ वॉर कहे या जिस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग लोगों का देखने को मिल रहा है। इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख का एक अहम स्टेटमेंट प्रेस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने देखने को मिला था कि ये एक वेलकम स्टेप है। कुछ जो लोग हैं वो इस बड़े स्टेप को और उन्होंने इसको हिस्टोरिक स्टेप करार दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन इसके बाद जिस तरह से एक मीडिया बयान में दोरजे लखरू का बयान था कि इससे पहले जो माजी के हालात है, पहले के हालात है, वो बेहतर था। और आप लद्दाख में कहीं ना कहीं 2 अहम जो है वॉइस देखने को मिल रहा है। आज कुछ लोग को वेलकम कर रहे हैं और कुछ लोग वेलकम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात अहम ये होगी कि अब जो है जिस तरह से हाई पावर कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तश्कील दी है, क्या इसी कमेटी को स्टैंड बाय रखेंगे, स्टैंड रख के इसी कमेटी को बुलाया जाएगा या एक और जो है मौका यानी एपेक्स और केडीए को देगा कि उनके हिसाब से जो कमेटी बनाया जाए। लेकिन फिलहाल रूलिंग पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सरासर इस कमेटी को वेलकम कर रहे हैं और हिस्टोरिक बता रहे हैं। और साथ साथ रिसेंटली जो ठीक से रिनपोचे हैं, जो कि काफी अहम रिलीजियस गुरु हैं, उन्होंने भी हाई पावर कमेटी को वेलकम किया है। लेकिन दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के जितने भी लोग हैं वो लोग अपने जो है पॉइंट पे स्टिक हैं। उनका कहना है कि जब तक लद्दाख को जो 4 पॉइंट एजेंडा हैं उसके ऊपर मीटिंग के लिए यूनियन गवर्नमेंट ना बुलाया जाए तब तक मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। जी इसाक, ये बताइएगा, ये जो दोरजे साहब का स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जा रहा है, क्योंकि दोरजे साहब ने जिस तरीके से ये बात कही है कि जनाब मरकजी हुकूमत शायद लद्दाख की आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है और यही वजह कि 1 साल से कभी हाँ कभी ना के बीच आगे बढ़े, कभी पीछे चले। लेकिन अब जिस तरीके से हाई पावर कमेटी बनाई गई इसमें वो मामले ही नहीं है, वो मसला ही नहीं है जिसको लेकर हम पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। और दूसरा ये कि कश्मीर को लेकर जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आया है, इसका रेस्पॉन्स लेह के अंदर कैसा है? चलिए करगिल की बात को मैं समझ सकता हूँ, उनकी एक अलहदा बात वहाँ पर, लेकिन लेह के सेंटिमेंट्स और लेह की पूरी पार्टी पॉलिटिक्स अलग है और एलबीए के एज ए सीनियर लीडर के तौर पर इनका स्टेटमेंट आना। जी, ये स्टेटमेंट कल रात देर गए जो है आया है और लद्दाख में ये स्टेटमेंट काफी रात देर गए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो हो रहे हैं।
सर्कुलेट हो रहे हैं। और खासकर अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करें और जो बहुत सारे लोग को इस स्टेटमेंट के बाद अपने रिजल्टमेंट दिखा रहे हैं यकीनन, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से एपेक्स बॉडी के मानने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि जनरली जो लद्दाख के इश्यूज के हिसाब से, जिस तरह से लद्दाख में जो डिमांड रखा गया है एपेक्स ने, उस हिसाब से उनका कहना है कि वो लोग अपने डिमांड पे स्टिक हैं। जी चलिए, फिलहाल ये भी देखने वाली बात अहम जी कैरी कीजिएगा। जी फिलहाल ये भी देखने वाली बात अहम है कि अब क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, आज दिन में देखने वाली बात अहम होगी कि मुख्तलिफ जो लोग हैं, लोगों की तरफ से लगलूब साहब की स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्शंस आ सकते हैं। ये इसका इंतजार हम कर रहे हैं। जी चलिए, आप नजर रखिए, जरूर आपके साथ दिन में राब्ता करेंगे। देखेंगे कि लद्दाख जो इंतहाई ठंड में इस वक्त है, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, -25, -18, -20 तक है, लेकिन इस बीच सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है और बयानबाजियों ने इस माहौल को मज़ीद गर्म किया है। उस वक्त जब मरकज़ की तरफ से हाई पावर कमेटी का तो क़याम अमल में लाया गया, लेकिन हाई पावर कमेटी के साथ मुज़ाकरात से पहले ही मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं एक और अहम और बड़े मामले की, और ये वो मामला है जिसने हुकूमत को माजी में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। जम्मू वर्सेस कश्मीर हुआ था। मामला कठुआ असमत रेजी और कत्ल का मामला है, जिसमें ऑलरेडी कुछ लोगों को सजाएं मिली, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया लड़ रही थी एक आदमी को लेकर कि जनाब इसने जो दस्तावेजात दिए हैं, ये जो बातें कह रहा है, ये गलत है, और उनकी दलील को, उनके दावे को सही साबित माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बड़ा झटका लगा है जी शुभम संग्राल को। कठुआ असमत रेजी और कत्ल मामले में शुभम संग्राल को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दायर किए गए तमाम तर बयानों को सही साबित माना, सही माना, और उसके बाद शुभम संग्राल को अतफाल में नहीं बल्कि इसे बाज़ाब्ता तौर पर अडल्ट माना। यानी ये जनाब उस कैटेगरी में नहीं आएगा जिस कैटेगरी को लेकर ये पिछले कई सालों से लड़ता आ रहा था कि उन्हें कोई राहत मिले। सेंसेशनल गैंग रेप हुआ था, मर्डर हुआ था जी, 8 साल लड़की थी कठुआ के अंदर, सन 2018 था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की हुकूमत थी। लड़ाई इस तक कदर बढ़ गई कि जम्मू वर्सेस श्रीनगर तक हो गया था। बयानबाजियां चल रही थी, पार्टी लीडर्स अलग अलग हो गए थे, कुछ नए संगठन भी बने थे, कुछ लोग कठुआ के हक में और कुछ लोग उस लड़की के हक में बोलना शुरू भी कर चुके थे। इस बीच इंतजामिया ने हाई पावर कमेटी बनाई, उन्होंने तहकीकात की और बाज़ाब्ता तौर पर जो SIT बनाई गई, उन्होंने अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन अदालतों के सामने रखी और अदालतों ने अपना फैसला भी सुनाया और मामला चला गया जम्मू कश्मीर से बाहर भी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, जिसने कुछ लोगों को सजाएं भी सुनाई। लेकिन ये शुभम लगातार इस बात की दलील दे रहा था कि जब ये वाकया पेश हुआ था तो उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन SIT लगातार ये बता रही थी कि यह गुमराह कुन बयान है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा मामला सुन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है जी शुभम को, और यह साफ कर दिया है कि उसे बाज़ाब्ता तौर पर जुनाइल होम से निकालकर रेगुलर कठुआ जेल मुंतकिल कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने सर्व ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था। 22 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि शुभम संग्राल जो है ये नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। और अब इस केस की समाअत 26 जनवरी को दोबारा होगी और ये केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर के तहत होगी जिसमें कहा गया था कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसकी समाअत करेगा। तो फिलहाल एक बड़ा झटका और सही चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। 11 जनवरी की रिपोर्ट जो SIT की तरफ से बनाई गई थी कि किस तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उस नाबालिग बच्ची के साथ असमत रेजी, उसके बाद उसका मर्डर करके इस केस को गुमराह करने की कोशिश की गई। फाइनली SIT ने कुछ लोगों के खिलाफ हाथ डाला था, गिरफ्तारियां हुई थी। शुभम अभी बाहर था, उस पर भी अब मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर चलेगा जी अदालत के अंदर। ऑलरेडी जुनाइल होम के अंदर वो कैद थे, अब उन्हें कठुआ जेल मुंतकिल कर दिया गया है।
चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से। जरा बात करते हैं पंचायतों के हवाले से, क्योंकि पंचायतें एक ऐसा निज़ाम है जो हमारी जमहूरियत का एक और पिलर है, और साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ साथ जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो पंचायतों का एक बड़ा रोल बनता है। और इस बार सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है कि पंचायतों की रेटिंग होगी कि कौन सी पंचायत बेहतर कारकर्दगी कर रही है, किस पंचायत में कितना काम हुआ है, किस पंचायत में कितना काम करना है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सोशल इकोनॉमिक इंडक्टर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत तैयार किया गया है, निफाज अमल में लाया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो मोस्ट बैकवर्ड 285 पंचायतें हैं, एक पंचायत हर ब्लॉक में लेने का फैसला लिया है। एपीडीपी प्रोग्राम के तहत उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम एपीडीपी का डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार उसे अपडेट भी किया जाएगा। इधर इंतजामिया ने सभी डीडीसीज नोडल ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया जाएगा जी डीडीसीज की तरफ से, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस पूरे मामले पर नजर रखेगा। तकरीबन 100 इंडक्टर्स रखे गए हैं, आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं अक्रॉस 3 सेक्टर्स के अंदर। एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज 6 इंडक्टर हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के 11 इंडक्टर हैं, इसमें एजुकेशन के 13 इंडक्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन के 7 हैं, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम के 4 हैं, स्किल डेवलपमेंट के 4 हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17 हैं, एनवायरनमेंट के 5 है, गुड गवर्नेंस के 33 है। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो पीरियड के अंदर मुकम्मल करना होगा, और बेस्ट पंचायत को इनामात से भी नवाजा जाएगा। उनकी जो बजट एलोकेशंस है उनको बढ़ाने का फैसला भी ले लिया गया है। पंचायतों का हिसाब किताब बाज़ाब्ता तौर पर होगा और इसके लिए इंतजामिया और सरकार ने कमर कस ली है। अब पंचायतों को अपना रोल दिखाना होगा, अपनी तरक्याती मंसूबों को आज से गौर करके उस पर काम करना होगा, चूँकि सरकार की तरफ से मुराद चाहिए और सरकार में अच्छा रैंक चाहिए सरकार के इंडेक्स में, तो फिर आपको बेहतरीन कारकर्दगी करनी ही होगी। बढ़ेंगे आगे और पंचायत से निकलकर जरा स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे और खेल की दुनिया में लिए चलेंगे। आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, और बड़ा फैसला जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से यह लिया गया है कि जो खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर में उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से गाइडलाइन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। गाइडलाइन जारी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर खिलाड़ियों को दावत दी गई है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ रणजी ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसमें 2 तब्दीली की गई है, 2 चेंजिंग की गई है। अभिनव पुरी और ऑलराउंडर अब्दुल समद के हवाले से खबर है कि ये दोनों टीम में शामिल हैं। एक खबर यह भी है कि T20 जो वुमेन्स का लीग होता है उसके प्लेयर का ऑक्शन यानी बोली फरवरी के महीने में किसी भी दिन शुरू हो सकती है। ये JKCA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी के हवाले से बताया गया है कि इसमें मोहम्मद ताहिर को बाहर कर दिया गया है 1 मैच के बाद, और JK रणजी ट्रॉफी की टीम के हवाले से बताया जा रहा है कि जो मुजाहरा किया गया है, जो कारकर्दगी है वो काबिल इत्मीनान है और उस पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करती हुई इंतजामिया नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो सूरत हाल है उसमें खवातीन की T20 लीग का जो मामला है उसकी बोली यानी उसके प्लेयर की बोली लगनी शुरू हो जाएगी फरवरी में, और उसके बाद फिर उनके मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। तो JKCA ने ओपनर सूर्यांश रैना को ड्रॉप कर दिया है, पेसर मोहम्मद ताहिर को भी ड्रॉप किया है, ये दोनों बाहर हुए हैं, और साथ ही साथ अभिनव पुरी और अब्दुल समद ये टीम में वापस आए हैं। ये आपको बता दें ये तो जनाब हो गया ना हमारा क्रिकेट एसोसिएशन के। लेकिन BCCI की भी एक अच्छी खबर ये है कि खवातीन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अब IPL इंडियन प्रीमियम लीग की टीमों को चुना जाएगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के हवाले से जो इतलात सामने आई है उसके लिए मॉडलिटीज़ को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन प्लेयर्स जो है खवातीन जो है वो T20 के लिए जो है वो कर सकती है, और इस सिलसिले में प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द शुरू भी किया जा सकता है। T20 लीग खवातीन का जो है इसमें ऑक्शन जैसे आपने खुद ही कहा कि फरवरी के महीने में जो है वो शुरू होगा 2023 में, और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां जो है वो BCCI और दीगर लोगों की तरफ से ऑलरेडी मुकम्मल कर दी गई है। ये खेल की दुनिया से खबर थी। वक्त हो गया जी 9:32 का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे
कि G20 इजलास के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, आज कहां पर है, जम्मू कश्मीर क्या कुछ तैयारी कर रहा है, और फिर दिल्ली से भी एक अच्छी खबर है कि डिजिटल इंडिया के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, और फॉर्मर नहीं बल्कि मौजूदा पुलिस अफसर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कौन अफसर है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।